हाँ रखे रहो अभी। कुछ लिखे थे लिमिटेशन में, किसी वेरिएंट डाले थे। अच्छा मैंने बताया था पर सोप का लिमिटेशन ना, कि हम इसको सॉफ्ट वाटर में ही यूज कर सकते हैं, हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज लेदर फॉर्मेशन नहीं होगा, झाग नहीं बनेगा हार्ड वाटर में। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। लिखेंगे सोप इज नॉट सुटेबल, सोप इज नॉट सुटेबल, सोप इज नॉट suitable for washing clothes, soap is not suitable for washing clothes with hard water, with hard water, because of the following reasons, because of the following reason, because of the following reason, हाइफन डाल के रीजन लिखेंगे। hard water contains, hard water contains, hard water contains salts of calcium and magnesium, salts of calcium and magnesium. Hard water contains salts of calcium and magnesium. Full stop. When soap is added to hard water, when soap is added to hard water, when soap is added to hard water, comma, calcium and magnesium ions, calcium and magnesium ions, calcium and magnesium ions of hard water, of hard water react with, react with soap, react with soap, forming insoluble, forming insoluble, forming insoluble calcium and magnesium salts of, forming insoluble calcium and magnesium salts of fatty acids, calcium and magnesium salts of fatty acids, which appear as, which appear as, which appear as curdy white precipitate, which appear as curdy, दही जैसा, curd, curdy, curdy white precipitate, curdy white precipitate, known as scum, known as scum, scum. ये एक और सोप है, इसका नाम कोई बताया क्या मुझे? हमने 3 एसिड लिखे थे ना लास्ट क्लास में, पैल्मिटिक, ओलिक एंड स्टेरिक। तीनों का फॉर्मूला भी लिखे थे, देखो एक बार पीछे पलट के। ये कौन सा है? हाँ, तो ये सोडियम स्टीयरेट हुआ। जैसे आज हमने सोडियम पैल्मिटेट बनाया, दैट वाज C15H31, ये है C17H35C, ये पूरा सोप ही है ना। तो ये रहा सोप, और ये रहा हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम क्लोराइड, या इसकी जगह हम कैल्शियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब रिएक्शन होगा तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इसका कौन सा आयन बाहर आएगा? C17H35COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, और यहां से आएगा Mg2 पॉजिटिव या Ca2 पॉजिटिव, साथ में Cl1 नेगेटिव। तो Na चला जाएगा Cl के साथ, बनेगा NaCl, और ये जाएगा इन दोनों के साथ, तो बनेगा मैग्नीशियम स्टीयरेट या कैल्शियम स्टीयरेट, और इसी को हम कह रहे हैं इनसॉल्युबल व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C17H35COO और ये पूरा ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है बट मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 है, तो मैग्नीशियम तो 2 भेजेगा ना इधर। Na के पास 1 था तो Na ने यहां 1 भेजा, इसको 1 मिला, तो फॉर्मूला ऐसा बना।
बट यहां तो Mg2 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है, तो 2 आएगा इधर, तो दैट विल बी ट्वाइस। समझ रहे हैं क्या? यही अगर Ca के साथ बनता तो भी सेम फॉर्मूला होता, बस Mg की जगह क्या आ जाता, Ca, ट्वाइस Ca प्लस NaCl, और इसी को हमने बोला है स्कम। ठीक है, लिख लो रिएक्शन। ये समझाने के लिए लिखा हूं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ गया, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको आपने ट्वाइस किया है ना, तो यहां 2 होना चाहिए, और Na भी 2 हो गया, Cl 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे NaCl भी 2 होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस है। तो ये ड्रॉबैक है सोप का कि इट कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। यही सॉल्ट का, कि सॉफ्ट वाटर में ऐसे डिजोल्व सॉल्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट हार्ड वाटर में ये डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमने क्लोराइड लिखा है, इसके अलावा और कौन कौन से डिजोल्व सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या कार्बोनेट्स, MgCO3 या CaCO3, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है ना, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, तो दिखेंगे नहीं आपको। बट ये दोनों तो तब भी ऐसे हैं कार्बोनेट वाले की, अगर अपन थोड़ा सा गर्म करेंगे ना पानी को, तो वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, आप फिल्टर करके अलग कर सकते हो पानी को उनसे। बट ये दोनों के लिए आपको अलग मेथड्स करने पड़ेंगे टू रिमूव देम। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट भी बनाया जाता है। आपको याद आया, अब हमने एक वॉशिंग सोडा पढ़ा था, उसका एक एप्लीकेशन था, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, याद आ रहा है? हमने यूजेस लिखे ना सारे सॉल्ट के, तो उसमें वॉशिंग सोडा के यूज में हमने लिखा था सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना सकते हो यूजिंग वॉशिंग सोडा। अब उसके अलग प्रोसेस होते हैं, हमको इतना डीप में नहीं जाना है कि वो कैसे होता है राइट नाउ, राइट। बट हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जा सकता है। तो इसलिए दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। टेम्पररी जो बॉइलिंग से ही रिमूव हो जाएगी, जैसे ये वाली हार्डनेस टेम्पररी है, और ये दोनों हार्डनेस परमानेंट है। इसके लिए हमें कुछ और मेथड्स यूज करने पड़ेंगे टू रिमूव देम। ठीक है, अल्टीमेटली हम यही करते हैं कि वो जो सॉल्युबल हो गया ना, उसको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि छान के बाहर कर सके। कोई सॉल्युबल इंप्योरिटी को तो आप छान के अलग नहीं कर पाओगे ना, सुन रहे हो क्या? हमें पता है कि नमक तो घुल जाता है पानी में, तो छान के नमक को अलग नहीं कर पाओगे। बट रेत, सैंड, वो पानी में इनसॉल्युबल है, तो उसको छान के अलग किया जा सकता है पानी से। तो जो चीज इनसॉल्युबल होगी उसको आप छान के अलग कर पाओगे ना, राइट? जैसे आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती अलग होती है, शक्कर थोड़ा ना अलग होती है। शक्कर तो डिजोल्व हो चुकी है, पर चाय पत्ती डिजोल्व नहीं होती, तो वो ऊपर रह जाती है फिल्टर करने पर। तो कोई भी इंप्योरिटी जो क्या है, सॉल्युबल है, उसको इनसॉल्युबल करेंगे और फिर फिल्टर करके अलग करेंगे। क्लियर है? तो वो प्रोसेसेस में हम उनको इनसॉल्युबल में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, ये दोनों रिएक्शन लिख लिए। चलिए नेक्स्ट टाइम डालेगा डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स 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 देखो, डिटर्जेंट और सोप का मेन डिफरेंस एक है कि सोप जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बनता है, यानी कि COOH। पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, सब आपके क्या थे, COOH वाले थे। कार्बोक्सिलिक एसिड थे ना सारे के सारे। एक और एक फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H, इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फर है इसमें और H भी है, तो H के कारण एसिड आ जाएगा, और सल्फर के कारण सल्फोनिक वर्ड आया है। सल्फोनिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, वैसे सल्फोनिक एसिड होता है SO3H। तो डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, नहीं बोलेंगे, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। ये डिफरेंस है पहला। दूसरा डिफरेंस, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज विथ हार्ड वाटर, है ना, जो हम सॉफ्ट वाटर के लिए बोल रहे थे कि सोप्स आर बेस्ट फॉर सॉफ्ट वाटर ओनली, बट सोप्स आर नॉट गुड फॉर हार्ड वाटर, बट डिटर्जेंट्स आर गुड फॉर बोथ। ठीक है,
ओके चलो लिखना है इसमें, डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ सोप. डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू दैट ऑफ सोप. आपको सोप का स्ट्रक्चर याद है? दैट लॉन्ग चेन, नॉन पोलार टेल नाम दिया था हमने, और आयनिक हेड, पोलार वाला हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. याद है? दैट लॉन्ग चेन वाज हाइड्रोफोबिक एंड दैट आयनिक पार्ट वाज हाइड्रोफिलिक, जो पानी से अट्रैक्टेड होगा और एक पानी से दूर रहेगा. तो वैसे ही इसमें भी वही होगा स्ट्रक्चर. ये भी एक लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है, सोप डिटर्जेंट, जिसमें अगेन दैट लॉन्ग कार्बन चेन विल बी नॉन पोलर टेल, जो कि पानी से डरेगी, हाइड्रोफोबिक, एंड दैट आयनिक पार्ट इज आयनिक हेड विच विल बी हाइड्रोफिलिक. ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है, थोड़ा सा बस फॉर्मूले में डिफरेंस है. इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज सेम है तो क्लींजिंग एक्शन दोनों का सेम है. यानी कि साफ करने का जो तरीका है ना, जैसे साबुन कैसे साफ करता है कपड़ों को, उसी तरीके से डिटर्जेंट भी कपड़ों को उसी मैकेनिज्म से साफ करता है. तो दोनों का क्लीनिंग एक्शन बोलो या क्लींजिंग एक्शन सेम है. हम जैसे कपड़े धोते हैं ना, तो साबुन लगाते हैं, उसको पहले भिगो के भी रखते हैं डिटर्जेंट में, और फिर जब डिटर्जेंट में भिगो देते हैं तो हम थोड़ा सा उसको एजिटेट करते हैं, या तो हम हाथ से ही रगड़ते हैं उसको, या ब्रश से रगड़ते हैं, या तो वो एक आता है ना बैट जैसा होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कूटते हैं जिससे, जो लकड़ी का होता है, वो हैंडल होता है, उसमें ऐसा कुछ रहता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कुटली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, बैट तो है, वो क्रिकेट वाला बैट हो गया, वो तुम बोलते हो बैट उसको, उसका नाम बैट नहीं, वो दिखता बैट जैसा इसलिए बैट बोल देते हैं. और बचपन में उससे हम खेलते भी थे क्रिकेट, कि मैं तो खेला हूँ उससे क्रिकेट. ठीक है, बट इसको बैट नहीं बोलते हैं ना, इसका कुछ और नाम है, मैं पूछ के बताऊंगा ठीक है घर में कि क्या बोलते हैं इसको. बट इससे कूटते हैं, जरूरत आने पे बच्चों को भी कूटते हैं, है ना. तो इससे कूट कूट के, कूटना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको एजिटेशन देना पड़ेगा कपड़ों को. आपने डिटर्जेंट में भिगो तो दिया कपड़े, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स जाके आपके दाग में चिपक भी गए. आप लोग ऐड देखते हो कभी, टाइड वाइड का, सर्फ एक्सेल का ऐड देखे हो, रिन का वाला वाला पार्ट नहीं कि वो ऐसा निकल के गया व्हाइट हो गया वाला नहीं. जब एक जो विजुअल्स दिखाते हैं पूरा एनिमेशन, तो देखते हो कि आप एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे उड़ के जा रहा है और वो येलो दाग में ऐसे चिपका और फिर उसका ऐसा कर दिया बाहर, है ना. तो वैसे ही कुछ होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जा करके ऑयल में जाके चिपकते हैं. अब देखो, जो पार्ट आपका पानी से डरेगा वो ऑयल के पास रहेगा, और जो पार्ट पानी को लाइक करेगा वो पानी की तरफ रहेगा. तो ऐसे करके ना वो पूरे एक ऑयल के मॉलिक्यूल को या डस्ट के मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल. फिर आपस में उनके रिपल्शन होता है और वो पूरा दाग को कपड़े से बाहर निकाल देते हैं, रिपल्शन होता है. तो ऐसा उनका क्लींजिंग एक्शन है. तो दोनों का क्लींजिंग एक्शन सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है उनके फॉर्मूले में. और दूसरा डिफरेंस है कि सोप्स आर नॉट गुड फॉर हार्ड वाटर, डिटर्जेंट्स आर गुड फॉर हार्ड वाटर. और थर्ड डिफरेंस है कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, है ना. साबुन क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल है. उनका जो भी रिमेनिंग निकल रहा है हमारे घर से, झाग वाग, है ना, धीरे से साबुन खत्म हो जाता है ना, तो उसका जो भी रिमेनिंग निकल रहा है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाएगा. बट जो आपके डिटर्जेंट्स हैं, उनका जो आप निकल रहा है जो भी आफ्टर वॉशिंग, वो चीज जल्दी डिकम्पोज नहीं होती. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, वो एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है विच कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन या बैक्टीरियल एक्शन. नेचुरली उसको जल्दी से हम डिकम्पोज नहीं करवा सकते, जस्ट लाइक प्लास्टिक्स. ठीक है, एक्चुअली डिटर्जेंट में भिगो के रखते हैं अपन कपड़े, क्योंकि डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव. अभी अपन ने बात की ना कि हार्ड वाटर के साथ भी डिटर्जेंट काम करेंगे. हो सकता है कि आपका पानी हार्ड हो तो वो सीधा साबुन में झाग ही ना लाए, इसलिए अपन पहले पानी को डिटर्जेंट में भिगो के रखते हैं. फिर अगर जरूरत पड़ने पर ज्यादा जिद्दी दाग है तो अपन उसमें साबुन भी लगाते हैं. अदरवाइज सिर्फ डिटर्जेंट में भिगो कर भी अगर आप उसको ब्रश से या सिर्फ हाथ से भी रगड़ोगे या इससे ठोकोगे तो भी साफ हो जाएगा कपड़ा. ठीक है, चलिए लिखेंगे. डिटर्जेंट्स आर डिटर्जेंट्स आर सोडियम salts of long chain
अच्छा उसके बाद ही तो लिखवा रहा हूं, सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ सोप, वो नहीं लिखे थे क्या? स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ सोप, उसके बाद कंटिन्यूशन में लिखवा रहा हूं मैं कि डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, detergents are sodium salts of long chain benzene sulfonic acid, long chain benzene sulfonic acid, स्पेलिंग लिखेंगे बेंजीन BENZENE बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, full stop. It contains sulfonic acid group, it contains sulfonic acid group, ब्रैकेट में ग्रुप का फॉर्मूला लिखना बॉन्ड SO3H, माइनस नहीं है वो है ना, बॉन्ड SO3H, दैट इज द सल्फोनिक ग्रुप, इट कंटेन्स sulfonic group bond SO3H instead of carboxylic acid group, instead of carboxylic acid group, COOH की जगह SO3H है। एक एग्जांपल लिखना इसका, C12, एग्जांपल डाल के लिखो C12H25 C6H4 SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो ये है वो लॉन्ग चेन, 12 कार्बन की चेन, ठीक है, समझना क्या बता रहा हूं ना, ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो। अब बोल रहे हैं हमको फॉर्मूला याद नहीं हुआ, तो वो इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने उसको ठीक से समझा नहीं, कि पार्ट बाय पार्ट याद रखते तो फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। तो ये आपका C12H25 ये लॉन्ग चेन हो गया, विच इज अ नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। फिर ये आपका बेंजीन का पार्ट होता है, आपने लिखा ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन देखो क्या होता है, ध्यान देना, बेंजीन को हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस बेंजीन का नाम और फॉर्मूला और स्ट्रक्चर याद रखना क्या होता है बेंजीन। देखो बेंजीन क्या होता है, एक हेक्सागोनल रिंग होती है बेंजीन में, हेक्सागोनल तो कितने कार्बन होंगे, 6, एक ये कार्बन है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, 6 कार्बन हो गए। इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होती है, ध्यान देना, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जैसे कि अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो एक छोड़ के अगली डबल बॉन्ड यहाँ होगी, फिर एक छोड़ के अगली डबल बॉन्ड यहाँ होगी, फिर एक छोड़ के अगली डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसको कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या? तो मुझे ये बताना कि अगर यहाँ पे सारे कार्बन हैं तो हर कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो 4 बॉन्ड कर सके, सोच के बताना। मैंने क्या बोला आपको, हर एक पॉइंट का मतलब एक एक कार्बन है। अब मुझे चाहिए कि कितने हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन जरूरत है कि नहीं है ये भी बताना मुझे, क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता है ना, तो अभी राइट नाउ कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना रहा है हर कार्बन? हाँ, कितने लोग 2 बोल रहे हैं, कितने लोग 3 बोल रहे हैं, और कितने लोग 4 बोल रहे हैं? 3। देखो 3 कैसे समझना, यहां पे एक कार्बन है, एक बॉन्ड यहां इस कार्बन के साथ सिंगल और इस कार्बन के साथ डबल, होगी ना 3 बॉन्ड, 2 कैसे हो गई थी, 3 है ना, तो मतलब एक एक बॉन्ड मिसिंग है, तो हर कार्बन में क्या क्या आएगा, एक एक हाइड्रोजन। समझ रहे हैं क्या, एक एक हाइड्रोजन। अगर मैं इसको ऐसा ना दिखा के आपको कार्बन के साथ दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, ये वही चीज है। अभी मैंने हर एक पॉइंट की जगह कार्बन लगा दिया, और हर एक कार्बन का कितने हाइड्रोजन है, एक, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। अरे 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, इतना क्या सोचना है, 6 कार्बन है 6, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C6H6। यहां तक क्लियर है? आपको यहाँ पे C6H4 दिख रहा होगा पर, है ना, ये C6H6 अकेला C6H6 है ना। अब अगर इसमें कोई आकर अटैच हो गया तो ये वाले कार्बन की तो 5 बॉन्ड बन जाएगी, तो ये क्या करता है, अपना हाइड्रोजन छोड़ देता है, सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से आप देखो ये वाला जो बेंजीन है ना, ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है, इधर से उस लॉन्ग चेन से कनेक्टेड है, और इधर वो किससे कनेक्टेड है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, तो 2 हाइड्रोजन कम नहीं करेगा वो,
अरे हाँ है ना, अगर ये बेंजीन रिंग है जिसमें ऑलरेडी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन का 4-4 बॉन्ड कंप्लीट है पहले से। अब अगर आप उसमें कुछ और अटैच करोगे तो कार्बन को अपने हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये अटैच हुआ, ये वाला C12H25, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन हट गया, तो अब कितना बचा, C6H5 बचा। फिर ये भी आया कि मैं भी अटैच होऊंगा, तो ये आ गया यहाँ पे SO3H, तो एक और हाइड्रोजन हटा तो बचा C6H4। फॉर्मूला बेंजीन का C6H6 ही होता है, बट जब उसमें कुछ इस चीज को डालोगे ना तो कोई एक चीज को हटना पड़ेगा, वो चीज क्या है, हाइड्रोजन। जस्ट लाइक अभी मीथेन में हमने किया था ना इस क्वेश्चन में, कि मीथेन ने एक का हाइड्रोजन को हटाया था और उसकी जगह Cl को बैठाया था। इन द सेम वे बेंजीन भी वही काम कर रहा है। अगर उसको एक रिंग के साथ अटैच होना है तो यहां वाले हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। एम आई क्लियर? इन द सेम वे अगर इधर से SO3H आ रहा है, यही तो है आपका सल्फोनिक एसिड, वो तो डिटर्जेंट का फॉर्मूला बना हुआ है, फिर ये हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, Na, तो ये वो बना हुआ है। एम आई क्लियर? याद रहेगा फॉर्मूला। तो C12H25 लॉन्ग चेन हो गई, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो वो तो हमारा एसिड का नाम है ना, डिटर्जेंट में क्या आएगा, सोडियम सॉल्ट। तो H को हटाओगे Na को घुसाओगे, है ना। जैसे आपका सोडियम पैल्मिटेट भी तो सोप था, पर एसिड का नाम क्या था, पैल्मिटिक एसिड। तो पैल्मिटिक एसिड से एक H हटा, उसकी जगह Na आ गया। इन द सेम वे बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से भी H हटेगा, उसकी जगह Na आ जाएगा। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो डिटर्जेंट का फॉर्मूला है, और ये जो मैंने लिखा था H वाला वो एसिड का फॉर्मूला था। जब ये बेस का रिएक्ट करेगा तो Na इसके पास भी आ जाएगा। क्लियर है ये, है ना। तो एग्जांपल लिख लिया सबने। तो एग्जांपल जहां लिखे हो ना, वहीं साइड में बेंजीन के बारे में लिख देना, बेंजीन नाम लिखना, उसका स्ट्रक्चर बनाना ऐसे, और उसका फॉर्मूला लिखना C6H6। चाहो तो ये वाला स्ट्रक्चर ही बना सकते हो ताकि आपको याद रहे कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। एम आई क्लियर? जहां आपने फॉर्मूला लिखा है साइड में वहीं पे एक ऐसा करली ब्रेसेस लगा के बेंजीन के बारे में लिख लेना। एग्जाम में अगर बेंजीन से क्वेश्चन आया भी तो बस एक ही क्वेश्चन आता है, और वो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आपको C6H6 उसका पहले फॉर्मूला बनाना है, लिखना है, और फिर ये या ये इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बना दोगे तो काम हो जाएगा। और बेंजीन के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर बेंजीन का ही है। ठीक है, डन। तो इसमें भी क्या होता है देखो, ये है आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक लेबलिंग भी कर लेना, हाइड्रोफोबिक टेल, और ये है आपका हाइड्रोफिलिक हेड। वही नॉन आयनिक, आयनिक, नॉन पोलार टेल, पोलार हेड, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। चार्ज वाला फिलिक है और अनचार्ज वाला फोबिक है। लाइक लाइक डिसॉल्व करेगा, है ना। इसलिए पानी भी आयनिक है, ये भी पार्ट आयनिक है, इसलिए ये पानी को लाइक कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस लिखते हैं, दोनों का हेडिंग डालना, एक टेबल बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, कॉलम बनाओ दो, लेफ्ट साइड में सोप, राइट साइड में डिटर्जेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पहले तो डेफिनेशन ही लिखेंगे कि सोप क्या होते हैं, दे आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और ये क्या होता है, डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिख लो जल्दी से, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स,
लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और डिटर्जेंट्स में लिखना दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, they are sodium salts of long chain alkyl benzene sulfonic acid. ये अल्किल ग्रुप है ना, अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अल्किल ALKYL, अल्किल ग्रुप याद है ना, एक कार्बन के अल्किल ग्रुप को मिथिल बोलते हैं, दो कार्बन के अल्किल ग्रुप को इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एंड सो ऑन. तो अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्किल मिथिल, सॉरी अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2. तो के नीचे, they cannot be used in hard water, they cannot be used in hard water, they cannot be used in hard water as they produce precipitates with, they cannot be used in hard water as they produce, they cannot be used in hard water as they produce precipitates with, as they produce precipitates with Ca2 positive and Mg2 positive ions. Ca2 positive, ऐसे नहीं लिखना है Ca2 positive गौरवी, Ca2 positive and Mg2 positive ions, 2 और प्लस ऊपर रहेगा है ना, Mg2 positive, Ca2 positive ions. ठीक है, और यहां लिख लो they can be used even in hard water, they can be used even in hard water, they can be used, किसमें लिख रहे हैं, डिटर्जेंट में लिख रहे हो ना, they can be used even in hard water. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, soaps are biodegradable, soaps are biodegradable, soaps are biodegradable and therefore do not cause any pollution. Soaps are biodegradable and therefore do not cause any pollution. Soaps are biodegradable and do not cause any pollution. इसमें आ जाओ डिटर्जेंट्स में, detergents are non-biodegradable, detergents are non-biodegradable, detergents are non-biodegradable and hence pollute river or lake, and hence produce river or lake water. ठीक है, कई बार ऐसा भी आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट, तो एक तो एडवांटेज सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि इट कैन बी यूज्ड विद हार्ड वाटर एज वेल, राइट. और सेकंड क्या होता है ना, क्लींजिंग एक्शन, दोनों का भले एक्शन सेम है बट ज्यादा इफेक्टिव एक्शन डिटर्जेंट का है, डिटर्जेंट ज्यादा अच्छे से क्लीन करते हैं इन कंपैरिजन टू सोप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, क्लींजिंग एक्शन ऑफ soaps and detergents, cleansing action of soaps and detergents, cleansing action of soaps and detergents. तो मैंने आपको समझाया जरूर है ना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, एक बार और समझना क्या बोला मैंने जो आपको. देखो ये रहा हमारा C15H31 COONA, ये ले लेते हैं, सोडियम पैल्मिटेट, समझ लेते हैं, इसी से कपड़ा धो रहे हैं. ठीक है, तो सोडियम पैल्मिटेट का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होगा ध्यान देना, हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये आपका एक लॉन्ग चेन है जिसमें हर एक का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, तो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, बन गया वो सारे 15. उसके बाद आएगा आपका COONA, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका एक सोप मॉलिक्यूल है. पानी में जाने के बाद, जब आपने साबुन को पानी में घोला
तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, Na पॉजिटिव अलग और ये अलग। तो आपको एक्चुअली मॉलिक्यूल कौन से दिखने वाले हैं, ये वाले, जिसमें ये है आपका पोलार हेड और ये है आपका नॉन पोलार टेल। ठीक है, ये जाएंगे एक मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। देखो आपके जनरली जो डर्ट होता है ना, डर्ट हो गया या फिर आपका जो भी कपड़े में दाग होता है, खाना खाया आपने, सब्जी गिर गई तो तेल है उसमें, ऑयली नेचर। डस्ट का भी ऑयली नेचर होता है। आपके जितने भी दाग होते हैं ये जनरली ऑयली नेचर के होते हैं। तो ये जब मॉलिक्यूल उस दाग के पास पहुंचेगा ना, तो जितना भी नॉन पोलर टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, ये है हाइड्रो, ये फोबिक है ना, ये फिलिक है, तो ये लोग जो है ना ये पानी की तरफ डायरेक्टेड होंगे। और ये वाला जो पार्ट है ना टेल, ये आपके उस दाग से चिपका होगा। समझ रहे हैं? ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। आपने जब सोप को पानी में घोला तो बहुत सारा मॉलिक्यूल निकला होगा सोप का। तो ये इस तरीके से ना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबका नेगेटिव पार्ट ऊपर है, पानी की तरफ है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो पानी की तरफ होगा। और जो पानी से डरता है वो पानी से दूर रहेगा, तेल की तरफ होगा। सुन रहे हैं क्या? ठीक है, ऐसे करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं मिसेल। इसको कहा जाता है मिसेल, MICELLES। लगभग 100 मॉलिक्यूल्स ऐसे आकर के एक ऑयल के दाग में चिपकते होंगे। और जब बहुत ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना, तो आप देख रहे हो ऊपर सारे नेगेटिव है ना, ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, द नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर। ये आपका मिसेल बन गया है। समझे क्या? पूरा दाग को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है। और जब ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहां तो जो चिपके हुए हैं ही, और जब एक दूसरे को रिपेल करके अलग होंगे ना, तो ये इसको उखाड़ते हुए अलग होंगे, तो दाग ऐसे बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं? पर वो दाग को बाहर लाने के लिए एजिटेशन देना पड़ेगा, और वो हम 3 तरीके से दे सकते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन भी वही काम करती है, घुमा घुमा के इसी को बाहर निकालती है, वो घुमा घुमा के। या फिर आप ऐसे रगड़ते हो कपड़ों को, या तो फिर वो टूटनी से, या तो ब्रश से। हाँ, आप ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि अगर बहुत ज्यादा जिद्दी दाग है तो हमें कूटना पड़ता है ना। जैसे मेरे को कुछ लोग को रोकना पड़ रहा है बाद में, कुछ लोग जिद्दी हैं, कुछ लोग पढ़ के आ रहे हैं तो एक बार में निकल जा रहे हैं, और कुछ लोग के लिए कुछ एजिटेशन देना पड़ रहा है ना, तब जाकर के वो दाग बाहर आ रहे हैं। तो बस वैसे ही कपड़ों के दाग भी होते हैं, थोड़े छोटे मतलब हल्के फुल्के दाग होंगे तो वैसे ही निकल जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। बट अगेन अगर जिद्दी दाग है तो उनके लिए अलग कुछ मेथड्स, वही उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना, बस वही मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका अपन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। बाकी मैंने आपको इसका वर्किंग समझा दिया। दोनों का एक्शन सेम है ना, सोप भी ऐसे ही काम करेगा, डिटर्जेंट भी ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, हाँ। हाँ,